एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और आज हमें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारे स्थानीय स्वशासन के सेकंड पार्ट अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करना है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें बेसिकली 73वें, आप इस स्क्रीन पर फोकस करिए, हमें बेसिकली 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है। इसी की डिटेल हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। क्लियर? अब सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था। ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये पारित हुआ है वर्ष 1992 में, लेकिन लागू हुआ है 24 अप्रैल वर्ष 1993 से। तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992, किसी किसी में मिलेगा 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993। तो इसके बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए अभी समझ लीजिए आप कि संशोधन कब हुआ है। संशोधन हुआ है वर्ष 1992 में, और कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है वर्ष 1993 में। इतना क्लियर? अब इस 73वें संविधान संशोधन में जो मुख्य प्रावधान है उनके बारे में आप थोड़ा समझिए। वैसे हम ये सारी चीजें अभी इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब संविधान में इनके बारे में उल्लेख किया गया। तो क्या हो गया? इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। कैसे मिला? तो संविधान के भाग 9 में, याद रखिएगा, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई। और इस 11वीं अनुसूची में याद रखिएगा 29 विषय हैं, और इन 29 विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जब संवैधानिक दर्जा देंगे तो संविधान में उल्लेख भी करना पड़ेगा। तो इनका उल्लेख कहाँ हुआ है? संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29। इन 29 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार मिला पंचायतों को। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को प्राप्त हुआ संवैधानिक दर्जा। इतना क्लियर? चलो, अब इसके अलावा पंचायत सदस्यों की योग्यताएं, उनकी अयोग्यताएं, ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल के बाद आरक्षण, वो भी किसे? SC, ST और महिलाओं के लिए। इन सारी चीजों का प्रावधान संवैधानिक रूप से कर दिया गया। इतना ही नहीं, अगर हम इस सारी चीज पर नजर डालें तो हम ये समझेंगे कि यहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव डली। और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो लोग थे उन्हें प्रशासन के मुख्य पहलू में शामिल किया गया और अपनी समस्याओं को स्वयं से हल करने के तरीके उनको बताए गए, जिससे वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए। आई बात समझ में? पहले जो प्रशासन था वो केंद्र और राज्य के हाथों में संकेंद्रित था, उसे पहुंचा दिया। जैसे केंद्र से प्रशासन का संचालन हो रहा था, फिर राज्यों से होता था। इस प्रशासन के विभिन्न कार्यों को इसके माध्यम से पहुंचा दिया गया, कहां? ग्रामीण इलाकों तक। जिससे क्या हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ और इससे ग्रामीण अंचलों के लोग
विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए। इसीलिए इस 73वें संविधान संशोधन की अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इतना क्लियर? चलिए अब हम इसको एलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब समझ में आ गया होगा आपको कि 1992 मतलब यहाँ पर ये पारित हुआ था और लागू कब से हुआ है, तो 24 अप्रैल वर्ष 1993 से। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के पारित होने से देश में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इतना क्लियर? चलिए इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर? इसकी पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं मतलब योग्यताएं और अयोग्यताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व आदि के लिए भी प्रावधान किए गए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर? यह संशोधन 24 अप्रैल वर्ष 1993 को प्रवर्तित हुआ। इतना क्लियर हो गया होगा? चाहो तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, याद रखिए एक और विशेषता है इसकी कि सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें और याद रखनी है हमें? पंचायतों का नियमित चुनाव कराए गए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। क्लियर है? तो ग्रामवासियों को प्रशासन में भागीदार बनाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण, प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। अब अनुच्छेद 40 के तहत, ये भी हमने पढ़ा, मैंने पूरे नीति निर्देशक सिद्धांत आपको समझा दिए हैं। अनुच्छेद 40 जो कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो दिया गया है वो सरकार ने यहाँ पर लागू कर दिया। तो इस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायतों को इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम इसी 73वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलुओं को पढ़ेंगे। तो इसका पहला पहलू है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? तो इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है ही इसीलिए कि पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए ग्राम सभा को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ग्राम सभा की परिभाषा क्या है? तो किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे एक गांव में
फॉर एन एग्जाम्पल कि 500 लोग रहते हैं, ठीक है, इन 500 लोगों के नाम या इन 500 में से 300 लोगों के नाम उस गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। इन सभी लोगों को या इन 300 लोगों को, 500 नहीं 300, क्योंकि 300 लोगों के नाम दर्ज है किसमें, निर्वाचक नामावली में। तो ये निर्वाचक नामावली है क्या? ये निर्वाचक नामावली उन लोगों के नामों के समूह को कहते हैं जो उस गांव से निर्वाचन के दौरान अपना मत देंगे या वोट कास्ट करेंगे। उनको कहा जाता है ग्राम सभा। क्लियर है? तो फिर से समझते हैं, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी गांव की जनसंख्या कम है तो एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर निर्वाचक नामावली बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करेगा। क्लियर है? मतलब ये ग्राम सभा कौन से कार्य करेगी और कैसी शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो ग्राम सभा को जो कार्य करना है और जिन शक्तियों का प्रयोग करना है उन शक्तियों के बारे में बताएगा कौन? विधानमंडल। कैसे? विधि बनाकर। क्लियर है? ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। मतलब इस पूरी की पूरी ग्राम सभा की ओर से काम कौन करेगी या इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी? तो ग्राम पंचायत। तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करेगी। जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग वोट कास्ट करते हैं किसमें? विधानसभा के चुनावों में या फिर लोकसभा के चुनावों में। तो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, एक सांसद के रूप में या एक विधायक के रूप में। वैसे ही यहाँ पर जो लोगों का समूह है एक गांव का, वो कहलाएगा ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा की ओर से जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करेगी वो कौन है? ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्यों को इलेक्ट करेंगे कौन? ग्राम सभा के प्रतिनिधि। क्लियर? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं पंचायतों के गठन और उसकी संरचना के बारे में। क्लियर? अनुच्छेद 243 बा, मतलब खा, हिंदी में खा हो जाएगा, इंग्लिश में बी, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो आप याद रखिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर होती हैं ग्राम पंचायत, मतलब एक गांव के लेवल पर होंगी ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती लेवल, ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पर, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्रीय पंचायत, इन्हें हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जिला स्तर पर जिला पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 243 बी के तहत। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, मतलब ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए ये वाला जो मध्यवर्ती स्तर है इसे एलिमिनेट या इसे खत्म किया जा सकता है। वहां पर सिर्फ 2 स्तर हो सकते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? त्रिस्तरीय, 3 स्तर है। किस अनुच्छेद के तहत? 243 बी के तहत। क्लियर है? कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्रीय पंचायत, इसके हर राज्य में नाम अलग अलग होते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। क्लियर? लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर ये जो मध्यवर्ती स्तर है उसे समाप्त किया जा सकता है। अब
पश्चिम बंगाल की एक विशेष बात है कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरों की है। कैसे? भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ पर पंचायत के 4 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243C में किया गया है। मतलब पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसका प्रावधान मिलता है हमें 243C में। क्लियर है? इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति दी गई है। मतलब 243C में ही इस बात का प्रावधान है कि उस राज्य का जो विधानमंडल है वो डिसाइड करेगा पंचायतों की संरचना के बारे में। क्लियर है? जैसे 243B के तहत हमारे लिए प्रावधान किया गया है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन उसमें यह बात भी कही गई है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वे चाहें तो मध्यवर्ती स्तर को नहीं भी इंप्लीमेंट करें तो भी चलेगा। क्लियर? अब परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक ही होगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे किसी राज्य में एक गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और यहां पर 100 लोगों पर, या हम इसको ले लेते हैं 1000 जनसंख्या है तो 200 लोगों पर एक व्यक्ति चुना जा रहा है पंच के रूप में, तो ये चीज लगभग पूरे भारत में एक जैसी होना चाहिए। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। ये चीज क्लियर है? यानी कि इनका निर्वाचन कैसे होगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, मतलब सीधे वोट देंगे, वोट की गिनती करेंगे और फिर सिलेक्टेड जिसको सबसे ज्यादा मत मिले हैं वो प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्थान भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तथा मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। क्लियर है? कैसे? कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा किसका? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का। और प्रत्यक्ष चुनाव इसलिए होगा क्योंकि राज्य द्वारा बनाई गई विधि है, मतलब राज्य जो विधि बनाएगा उसके माध्यम से चुनाव होगा किसका? ग्राम पंचायतों का। और जो मध्यवर्ती स्तर है और जिला पंचायत का स्तर है, इनके अध्यक्षों का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। मतलब ये जो मध्यवर्ती स्तर में जितने भी सदस्य चुने गए हैं और जिला पंचायत में जितने भी सदस्य चुने गए हैं, ये सदस्य अपने में से ही किसी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उस राज्य के द्वारा बनाए गए विधि के माध्यम से होगा। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। क्लियर है? मतलब राज्य का विधानमंडल, मतलब जिसमें आ जाएगी विधानसभा और विधान परिषद, और उस क्षेत्र का जो सांसद है, भले ही लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उस क्षेत्र का जो विधायक है, भले ही विधानसभा का हो या फिर विधान परिषद का, वो इस मध्यवर्ती स्तर के और जिला स्तर की पंचायतों के पदेन सदस्य होंगे। मतलब कोई भी उस क्षेत्र का सांसद है या विधायक है, भले ही लोकसभा राज्यसभा का हो या विधानसभा या विधान परिषद का ही क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली मध्यवर्ती स्तर
और जिला स्तर की पंचायतों का सदस्य हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं पंचायतों में आरक्षण की। पंचायतों में किस प्रकार का आरक्षण दिया जाता है? तो अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? 243 डी। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो आरक्षण का भी प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। क्लियर? मतलब अगर एक गांव में इनकी जनसंख्या ज्यादा है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की, तो आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा, और जनसंख्या कम है तो आरक्षण का दायरा कम हो जाएगा। और इसमें से 1/3 भाग इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। क्लियर है? जैसे किसी राज्य की जनसंख्या है x, जिसमें से SC ST का उस राज्य में प्रतिशत है y। राज्य में क्या है? ग्रामीण इलाके में। तो इस y का 1/3 भाग SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही पंचायतों में कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों, सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। क्लियर है? अब ये चीज समझिए आप कि जैसे किसी एक राज्य में या किसी एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या है x, जहां पर SC ST का प्रतिशत है y, और SC ST की जो सीट है पंचायतों में उसका 1/3 SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। क्लियर है? लेकिन इन सब का 1/3 ओवरऑल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल होंगी। ठीक है? कुछ इस प्रकार से समीकरण बनता है पंचायतों में आरक्षण का। और पंचायतों में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा। मतलब जैसे एक सीट SC की हो गई तो एक सीट ST की, फिर एक सीट महिला की हो गई जनरल कैटेगरी की, फिर एक बार मिल जाएगा SC ST महिला को। ठीक है? सीट मतलब एक बार SC के लिए आरक्षण, एक बार ST के लिए, एक बार महिला वर्ग के लिए आरक्षण और एक बार SC ST महिला के लिए आरक्षण। तो चक्रानुक्रम में इस प्रकार का प्रावधान होगा। जो हमारे लिए याद रखने लायक बात है यहाँ पर वो ये है कि अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है, और ये आरक्षण किसे दिया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए। अब SC ST के लिए जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, लेकिन जो भी आरक्षण हम SC ST को देंगे उसका 1/3 SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए होगा। साथ ही कुल सीटें जितनी भी हैं उस पंचायत में उसका 1/3 सभी स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, वे किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। क्लियर? और ये जो आरक्षण है वो चक्रानुक्रम में दिया जाएगा, रोटेशन के हिसाब से। आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होगी। मतलब एक बार अध्यक्ष हो गया कौन? एक बार अध्यक्ष हो गया फॉर एन एग्जाम्पल एक SC व्यक्ति, तो दूसरी बार एक ST व्यक्ति, फिर एक बार हो जाएगी महिला, और फिर एक बार हो जाएगी SC ST की महिला। इस प्रकार से यह आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? 83वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का अस्तित्व न होने के कारण यह प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग, अगर हम बात करें OBC की, क्लियर, तो OBC के लिए पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में नहीं है। किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों को किसी स्तर की पंचायतों में अथवा अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण दे सकता है। तो ये छोड़ दिया है किस पर? राज्य विधानमंडलों पर, कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो ओबीसी के लिए आरक्षण दे सकता है पंचायतों में, और अगर नहीं चाहे तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में एससी एसटी, महिला और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए। दैट्स इट। क्लियर? अब अपन बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। तो सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। तो आप ये याद रखिए कि उनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का है, ना कि उनकी निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष का। अनुच्छेद 243 के पार्ट 3 के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। मतलब वर्तमान पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए पंचायतों के चुनाव करा लिए जाएंगे। और यदि उस समय से पूर्व या पंचायत जो है उसके निर्धारित समय से पूर्व भंग कर दी जाती है तो 6 माह की अवधि के अंदर अंदर पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्य, मतलब जो रिमेनिंग टाइम पीरियड था, भंग की हुई पंचायत का रिमेनिंग टाइम पीरियड अगर 6 माह से कम था तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए आप इस चीज को कि अनुच्छेद 243 क्या कहता है। अनुच्छेद 243 ये कहता है कि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे। लेकिन भंग की हुई पंचायत का कार्यकाल ही 6 माह बचा था तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर नए सिरे से ही चुनाव होंगे जो 5 वर्ष के लिए पंचायतें लगेंगी। पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि तक ही कार्य, मतलब अपना कार्य करेगी। मतलब जैसे 3 वर्ष हो गए पंचायतों को काम करते करते, उनका कार्यकाल खत्म होने के लिए बस 2 वर्ष बचे थे तो और अगर पंचायत भंग हो गई तो चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन जो इस प्रकार से नई पंचायत गठित होगी वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही काम करेगी। क्लियर? लेकिन अगर उस 4 साल 6 माह के बाद पंचायत भंग हो गई तो निर्धारित समय कितना बचा? सिर्फ 6 माह ही बचा। क्लियर है? तो इसलिए नए चुनाव कराने आवश्यक नहीं है और चुनाव होने के बाद जो नई पंचायत गठित होगी वो फिर 5 वर्ष के लिए काम करेगी। ये है प्रावधान। अब अपन बात करते हैं सदस्यों की अयोग्यताओं की। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। मतलब कोई सा ऐसा कानून है और उस कानून के तहत कोई व्यक्ति विधानमंडल में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है तो वो पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा। पर कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु या 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि जैसे विधानमंडल के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, ये कानून है या संवैधानिक प्रावधान है कि कोई 25 वर्ष का व्यक्ति ही विधानमंडल का चुनाव लड़ पाएगा, लेकिन पंचायतों का है 21 वर्ष का। ठीक है, और यहां पर प्रावधान क्या किया गया है कि यदि वह व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। ठीक है, इसलिए यहां पर बात की गई है
कि व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है लेकिन 21 वर्ष से अधिक है। क्लियर? इसके अलावा अन्य कोई ऐसा कानून है जो उस व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने से रोकता है, तो फिर वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन अयोग्य है। ये तो कॉमन सी बात है। अब अनुच्छेद 243F के तहत यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उक्त प्रकार की किसी निरर्हता मतलब अयोग्यता से ग्रसित है, जो अपन ने अयोग्यताएं पढ़ी हैं अभी 1 और 2, अगर ये प्रश्न उठता है कि इनके आधार पर कोई व्यक्ति पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, तो यह प्रश्न ऐसे अधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि बनाकर विहित करे। ठीक है, तो इस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा कि वास्तविकता में वह व्यक्ति अयोग्य है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न का निर्णय करेगी कौन? पंचायत नहीं, इस प्रश्न का निर्णय करेगा वो अधिकारी जिसे राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर इस प्रश्न को हल करने का अधिकार दिया जाए। क्लियर है? नहीं आई बात समझो? इसको ऐसे समझो आप कि 243F ये कहता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य अगर इन दोनों बिंदु के तहत अयोग्य है, तो इस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? कोर्ट नहीं करेगी। इस प्रश्न का निर्णय एक अधिकारी करेगा और उस अधिकारी को कानून बनाकर राज्य के विधानमंडल के माध्यम से यह अधिकार दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार के बारे में। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। क्लियर है? तो राज्य विधानमंडल ही पंचायतों को अधिकार देगा ताकि वे ऑटोनोमस तरीके से काम कर सकें। ये शक्तियां निम्न संबंध में दी जाएंगी: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को लागू करने के उद्देश्य से, और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय, जिन पर पंचायत जो है कानून बना सकती है। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। मतलब इन 29 विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है। अब अपन बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। क्लियर है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243I के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आप अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद है? 243I। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो निम्न संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें देता है। पहला, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण। ठीक है, तो ये वित्त आयोग ही राज्यपाल से सिफारिश करेगा कि जो राज्य ने कर वसूले हैं, शुल्क वसूले हैं, पथकर मतलब टोल टैक्स और फीसें वसूली हैं, उसमें से पंचायतों को कितना हिस्सा देना है। पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथकर और फीसों की अवधारणा को मतलब भविष्य में और किस प्रकार के कर, फीसें, पथकर वसूले जा सकते हैं, राज्यों की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान आदि के बारे में राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा किससे? राज्यपाल से। दूसरा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में, मतलब और किस प्रकार से पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसे सुधारा जा सकता है, और किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। क्लियर है?
मतलब ऐसे विषयों पर भी सिफारिश देगा ये वित्त आयोग जो राज्यपाल उन्हें देने को कहेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित करेगा। मतलब वित्त आयोग में किस प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, इसका निर्धारण हमारे राज्य का विधानमंडल ही करेगा। मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य अर्थात हमारी सरकार ही इसका निर्माण करेगी। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा और उसने अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करेगा। क्लियर है? मतलब राज्य विधानमंडल ही संरचना निर्धारित करेगा वित्त आयोग की, और वित्त आयोग कैसी शक्तियों का उपभोग करेगा इसका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल ही करेगा। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। क्लियर है? मतलब राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को रखवाया जाता है, क्योंकि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेषित करता है राज्यपाल को और राज्यपाल उस रिपोर्ट को रखवाते हैं विधानमंडल में डिस्कशन के लिए, और उसी डिस्कशन में ही निर्णय होता है कि पंचायतों को कितना धन दिया जाएगा, जिसका आधार होता है इस वित्त आयोग की रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है तथा पंचायत के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर है? किसे? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त तो होता है, ठीक है, मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। क्लियर है? ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी जो पूरी सेवा शर्तें और पदावधि है ये कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? मतलब सेवा शर्तें निर्धारित कर रहा है राज्यपाल, और जब उसको नियुक्त कर लिया गया तो किसी भी प्रकार का उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर इस निर्वाचन आयुक्त की सैलरी 1 लाख रुपए है तो किसी भी स्थिति में सैलरी बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर प्रावधान है कि किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जाता है जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए विहित है। मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है उसी प्रक्रिया के आधार पर इस राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से विमुक्त किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हो। अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हो। तो आप इसका ढांचा समझिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो एक ही सदस्य से बन रहा है और वो है निर्वाचन कमिश्नर या निर्वाचन आयुक्त, लेकिन निर्वाचन के दौरान उसे इतने अधिकारी मिल जाते हैं जितने की वह डिमांड करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति है लेकिन उसकी निर्वाचन में ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि प्रावधान यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि निर्वाचन के दौरान ये राज्यपाल से अनुरोध करता है कि उसे कितने कर्मचारी चाहिए निर्वाचन को सफलतापूर्वक हल कराने के लिए, और उसके आधार पर ही राज्यपाल उसे उतने अधिकारी मुहैया करा देता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। क्लियर है? विधि कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। किसके लिए?
पंचायतों के निर्वाचन के लिए पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्लियर। भारत में निर्वाचन आयोग या भारत के निर्वाचन आयोग की भांति राज्य निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्लियर है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने निर्णय स्वयं ले लेता है। अब ये जो भाग 9 है वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, तो अनुच्छेद 243 एम के अनुसार भाग 9 अर्थात पंचायत से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों पर लागू नहीं होते, जैसे अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्देशित जनजातीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर पंचायत के ये प्रावधान या भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अनुच्छेद 244 के अंतर्गत खंड आ में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्देशित जनजातीय क्षेत्र, इन पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, मतलब मणिपुर को एक विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है, और मणिपुर के ऐसे इलाके जहां पर ऑलरेडी जिला परिषद गठित है वहां पर पंचायत के ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, मतलब दार्जिलिंग के ग्रामीण इलाकों में ऑलरेडी प्रशासन के लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, तो वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब इसका एक थर्ड पार्ट है जिसमें हम नगरीय निकाय का अध्ययन करेंगे, और ये नगरीय निकाय बहुत आसान है अगर आपने ये पंचायत के प्रावधान को बहुत अच्छे से समझा है। क्लियर है? तो बार बार आप लोग रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो अगर तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो। ठीक है, कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। लॉकडाउन बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। ठीक है, और MPPSC की स्क्रीनिंग भी आ चुकी है। ठीक है, और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द ही मेंस हो जाएगा। क्लियर, और नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग कृपया पढ़ते रहिए, ये ना सोचिए लॉकडाउन में कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया इसके प्रयास में लगी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए, और वैक्सीन बन जाएगी तो सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और उस समय वे लोग पछताएंगे जिन्होंने लॉकडाउन के इस मूलभूत समय में अपना समय व्यर्थ किया है। क्लियर है? तो मेरा विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से कि आप लोग पुनः अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।